So this is what we were working upon. In the last class, we developed a triangle class, right? And this triangle class was in the package jamia-hamdard.demo.basic underscore oops, right? So that means in SRC folder, there is a folder called as Jamia Hamdard. Within that folder, there is a folder called as demo. And within that folder, there is a folder called as basic underscore oops. And in that folder, there is a triangle.java file that is created. So it's a code organization. Package is meant for code organization, as well as the other reason is to avoid the name collision, right? That means if I try to import some class which has the same name as one of my classes, so definitely the name of the package and the name of that third party class, the fully qualified name. Fully qualified name means the name with the package name. So if I need to say triangle in terms of fully qualified name, I will say jamiahamdard.demo.basic underscore oops dot triangle. So this is the fully qualified name of this triangle class. So if there are two classes with the same name from different packages, the fully qualified name are guaranteed to be different. ठीक है? So package are meant for one for code organization, the other for अवॉइडिंग नेम कोलिजन. ठीक है. अब यहाँ भी देख रहे हैं क्या है ये जामिया हमदर्द डेमो डॉट बेसिक ऑपरेशंस में हमने ट्रायंगल सारे करे हैं और दूसरा जो पैकेज बनाया है जामिया हमदर्द डॉट डेमो डॉट टेस्ट केसेस बनाए हैं. सो इफ आई नीड टू क्रिएट एनी टेस्ट केसेस लाइक टेस्ट ट्रायंगल, राइट, दे विल गो इनसाइड दिस पैकेज. ठीक है. तो ट्रायंगल क्लास इज अ सिंपल क्लास. इट हैज 3 sides, side 1, side 2 and side 3, right? I have kept all the sites as private because they are the data, and the data heading principle says that keep your data hidden. Data heading principle होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में. क्या कहता है कि अपने डाटा को हिडन रखो. हिडन रखो किससे? अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं कि यूआई में हमें विजिबल नहीं आना चाहिए. ऐसा नहीं है. ये कोड की बात हो रही है, राइट? ये बैकएंड कोड की बात हो रही है. तो ये जो फील्ड्स हैं इनको हमें हिडन रखना है. हिडन फ्रॉम द एक्सेस फ्रॉम सम अदर क्लास, मतलब किसी और क्लास का जो फंक्शन है वो इसको डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए, उससे हिडन रहे. दैट मीन्स अगर टेस्ट ट्रायंगल क्लास जो है दिस इज अदर क्लास, ठीक है, इसमें हम जाएं और इसमें जा कर के अगर हम ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं और अब ट्रायंगल टी, राइट, एंड टी इज इक्वल टू न्यू ट्रायंगल. ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट बना. इस पर अगर हम कहें टी डॉट, तो हमें एक भी वेरिएबल दिख नहीं रहा है यहाँ पर क्योंकि डाटा हिडन है, डाटा प्राइवेट है, राइट. अब अगर हम इसको इन केस अगर हमने पब्लिक रखा होता, लाइक फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट चेंज वन फील्ड टू पब्लिक. सो पब्लिक मीन्स इट इज द लीस्ट रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस. यस, सो इट इज विजिबल थ्रू आउट द प्रोजेक्ट फ्रॉम एनी क्लास, फ्रॉम एनी फंक्शन, राइट. सो इफ आई विल सेव इट एंड लेट मी अगेन गो टू द टेस्ट ट्रायंगल क्लास और यहाँ पे मैं टी डॉट, अब मैं कंट्रोल स्पेस कर रहा हूँ तो देखिए आपको साइड 1 नजर आ रहा है ना. पहले नजर नहीं आ रहा था. स्टिल यू कैन सी साइड 2 एंड साइड 3 बिकॉज दे आर प्राइवेट. ठीक है. सो वी हैव टू फॉलो द डाटा हाइडिंग प्रिंसिपल इन एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इन एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आई रिपीट, वेदर इट्स सी, सी शार्प और जावा और एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ठीक है. तो डाटा हाइडिंग प्रिंसिपल सभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए कॉमन है. आपको डाटा हाइडिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए अपने फील्ड्स को रिस्ट्रिक्टेड रखना है, ठीक है, या हिडन रखना है, करेक्ट. और अगर वो फील्ड हिडन रहेंगे तो जैसे हमने यहाँ न्यू ट्रायंगल करा, अब मुझे साइड्स को असाइन करना है तो डेफिनेटली यहाँ साइड 1 अगर पब्लिक होता तो मैं कहता है इसको साइड 1 इज इक्वल टू से 6, राइट. ऐसे कर सकता था मैं. कोड इज कंपाइलिंग, राइट, कोड में कोई एरर नहीं आ रही है. लेकिन अगर मैं टी डॉट साइड 2, पहले तो विजिबल नहीं है आईडी में क्योंकि आईडी स्मार्ट है, बट लेट्स से अगर हम ऐसे किसी इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं जहाँ पे ये हिंट मुझे नहीं मिल रही होती और हम साइड 2 इज इक्वल टू 7 फॉर एग्जाम्पल मैं असाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, देन यू विल इमीडिएटली सी द कंपाइलेशन एरर. ठीक है. एरर दिख रही है आपको, रेड लाइन अंदर आ रही है, इधर भी एक बैलून बन के आ रहा है क्रॉस बन के. क्या कह रहा है ये? द फील्ड ट्रायंगल साइड 2 इज नॉट विजिबल. ठीक है, बिकॉज इट्स प्राइवेट. साइड 1 को हमने पब्लिक किया था, साइड 2, साइड 3 अभी भी प्राइवेट है. ठीक है. तो
अब हम साइड 2 को असाइन कैसे करें? वैल्यू असाइन करने के दो तरीके हो सकते हैं। फील्ड्स के वैल्यू यानी ट्रायंगल क्लास के जो तीनों फील्ड हैं इनको असाइन करने के दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तब काम करता है जब ऑब्जेक्ट बन रहा होता है। ठीक है, यानी एट द टाइम ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसको करने के लिए हम जो आर्टिफैक्ट एम्प्लॉय करते हैं उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है, एक तरीका ये हो गया, करेक्ट। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कहा कि दिस triangle class has a constructor and the constructor looks like a function, very much like a function. It's not a function, it's not a function. Constructor is a different artifact. It's not a function. कभी मत कहिए कि फंक्शन है। फर्क क्या है, इसके सर्टेन रूल्स हैं। जैसे आपने इसका नाम दिया, ये देखिए जो क्लास का नाम है वही कंस्ट्रक्टर का नाम है, राइट। जो क्लास का नाम है वही कंस्ट्रक्टर का नाम है। इसका रिटर्न टाइप क्या है? कुछ भी नहीं है, वर्ड भी नहीं है। फंक्शन है कैलकुलेट पेरीमीटर, इसका कुछ भी नाम हो सकता है और इसका रिटर्न टाइप भी होगा, राइट, करेक्ट। तो ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं है, हम यहाँ पे वर्ड भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का नाम वही होगा जो क्लास का नाम है, इससे ही पहचाना जाएगा इसी क्लास का कंस्ट्रक्टर है। एंड द पर्पस ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज टू कंस्ट्रक्ट द ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स the purpose of the constructor is to initialize the state of the object, and state means the fields, side 1, side 2 and side 3 here in our case, correct। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें ये तीनों साइड इनिशियलाइज करना है तो जहां से हम इसको टेस्ट करना चाह रहे हैं ये वाला सिंटेक्स, राइट, इस सिंटेक्स में हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें तीन वैल्यूज पास करनी पड़ेंगी, साइड 1 के लिए, साइड 2 के लिए, साइड 3 के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैंने 5, 6, 7 इन सेंटीमीटर, इन इंचेस, वट एवर यू, इन मिलीमीटर, वट एवर यू वांट यू कैन अज्यूम। ठीक है, हमने तीन चीज़ें फिक्स कर दी, सेंड कर दी, इसको हार्ड कोड कर दी यहाँ पर कि साइड्स ट्राइंगल के 5, 6 और 7 है, करेक्ट। अब क्या हो रहा है कि ये अभी 5, 6, 7 जो कह रहा है, मुझे कंपाइलेशन में एरर दिखा रहा है, द कंस्ट्रक्टर ट्राइंगल इंट 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 इज अनडिफाइंड। यानी वो कंस्ट्रक्टर जो इंट 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 तीनों इंटीजर पैरामीटर लेता है वो अभी डिफाइंड नहीं है। ट्राइंगल क्लास में जाके देखते हैं, यही हमारा कंस्ट्रक्टर है, इसमें हमने तीन अभी डिफाइन नहीं किया है। तो हम कहेंगे इंट, हम कह सकते हैं एक्स कॉमा इंट वाई कॉमा इंट जेड। ठीक है, और फिर हम कह सकते हैं साइड 1 इज इक्वल टू एक्स, राइट, साइड 2 इज इक्वल टू एक्स वाई, सॉरी वाई, एंड लेट मी चेंज प्राइवेट टू अगेन। ठीक है, इसको पब्लिक नहीं प्राइवेट ही रखते हैं क्योंकि हमें डाटा एडिंग प्रिंसिपल फॉलो करना है। ठीक है, तो प्राइवेट है, ये सिर्फ डेमो के लिए मैंने पब्लिक चेंज किया था। और साइड 3 इज इक्वल टू जेड। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसको हम सेव कर दें, टेस्ट ट्रायंगल क्लास में जाके देखें ये क्या कह रहा है। अभी भी क्या कह रहा है, द कंस्ट्रक्टर ट्रायंगल इज नॉट विजिबल। क्यों कह रहा है अब ये न्यू ट्रायंगल, कुछ गड़बड़ कराया मैंने अभी। ये तो सेव हो गया, सही है। ये क्या बोल रहा है, इसको पहले मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो प्राइवेट है सारे फील्ड्स। एस क्या बोल रहा है ये, चेंज विजिबिलिटी ऑफ ट्रायंगल टू पब्लिक। ट्रायंगल की विजिबिलिटी क्या है, ट्रायंगल की विजिबिलिटी तो पब्लिक है। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर की विजिबिलिटी नहीं है ना, कंस्ट्रक्टर की विजिबिलिटी अभी क्या दिख रही है, डिफॉल्ट है। तीन विजिबिलिटी स्पेसिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। चार विजिबिलिटी कंट्रोल होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। जब हम कीवर्ड लगाते हैं तो उसको स्पेसिफायर बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पब्लिक कीवर्ड लगाते हैं तो ट्रायंगल का कंस्ट्रक्टर पब्लिक होता, अगर हम प्राइवेट लगाते तो वो प्राइवेट होता, प्रोटेक्टेड लगाते तो वो प्रोटेक्टेड होता। ये सी प्लस भी सेम है, राइट। अगर हम कुछ भी नहीं लगा रहे तो जावा एक एडिशनल लेयर कह रहा है जो विजिबिलिटी स्पेसिफायर नहीं कहलाएगा, विजिबिलिटी कंट्रोल कहलाएगा। सारे विजिबिलिटी स्पेसिफायर जो है उनका विजिबिलिटी कंट्रोल में रोल है।
लेकिन डिफ़ॉल्ट जो है वो विजिबिलिटी स्पेसिफायर ना होकर के भी उसका विजिबिलिटी कंट्रोल में रोल है। प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट दोनों का जो विजिबिलिटी लेवल होता है वो क्या होता है, वो पैकेज लेवल का होता है। अगर हमने क्लास को पब्लिक बना रखा है और ये ट्रायंगल जो कंस्ट्रक्टर है इसको डिफ़ॉल्ट बना रखा है, तो ये जो टेस्ट ट्रायंगल क्लास है ये डिफरेंट पैकेज में है। इसको पब्लिक क्लास तो ट्रायंगल तो दिखेगा, लेकिन इसको ट्रायंगल का कंस्ट्रक्टर नहीं दिखेगा। अगर ये टेस्ट ट्रायंगल, इसको मैं उठा के लाता हूँ यहाँ पर और इसको डाल देता हूँ इस पैकेज के अंदर, डाल सकता हूँ। अब देखिए टेस्ट ट्रायंगल के अंदर से जो एरर आ रही थी वो चली गई, क्योंकि अब सेम पैकेज के अंदर आ गया ना। इवन दो कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट है, लेकिन डिफॉल्ट और प्रोटेक्टेड दोनों की विजिबिलिटी क्या बताया, पैकेज की होती है, यानी एक ही पैकेज के अंदर वो विजिबल रहेंगे। तो इस पैकेज के अंदर जब टेस्ट ट्रायंगल को मैंने मूव किया तो वो ट्रायंगल को भी, ट्रायंगल जो कि खुद पब्लिक है उसको तो देख ही पा रहा है, ट्रायंगल के अंदर उसका कंस्ट्रक्टर जो है वो क्या है, डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट का विजिबिलिटी पैकेज होता है, सेम पैकेज में है, इसलिए विजिबल है। क्लियर है? हमें बहरहाल इसको इस पैकेज में नहीं रखना है, हमें सेपरेट हमने पैकेज ही बनाया था, इसलिए क्या डिलीट हो गया, सेम पैकेज ही हमने इसलिए बनाया था कि हम इसको डिफरेंट पैकेज बनाए थे क्योंकि हम इसको ऑर्गेनाइज कर पाए कोड को, तो हमें रखना इसी में है। अब हम क्या करेंगे, हम वापस जाएंगे ट्रायंगल क्लास के पास, इसकी विजिबिलिटी को थोड़ा सा और ब्रॉडन करेंगे। ब्रॉडन में क्या हो सकता है, पैकेज से हम पब्लिक कर देंगे। ठीक है, अब वहाँ पे आपकी एरर इसको सेव करते ही चली जाएगी, ये गई एरर, यहाँ पे जो रेड आ रहा था चला गया। करेक्ट? तो ये जो इनिशियलाइजेशन हम कर रहे हैं, ये इनिशियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, जो ट्रायंगल टी, ये जो लाइन मैंने लिखी है, लाइन नंबर 14, ये डिक्लेरेशन है कि टी इज अ रेफरेंस वेरिएबल ऑफ अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप और अ क्लास। ठीक है, तो टी इज अ रेफरेंस वेरिएबल, क्योंकि टी को हम प्रिमिटिव वेरिएबल नहीं कह रहे, रेफरेंस वेरिएबल कह रहे हैं, क्योंकि ये प्रिमिटिव वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा बल्कि किसी ऑब्जेक्ट के एड्रेस को रिफर करेगा, किसी ऑब्जेक्ट के एड्रेस को रिफर करने वाला है। देखिए टर्म्स को बड़ा माइन्यूटली यूज भी करिएगा जब आप वाइवा दीजिए और इंटरव्यू दीजिए। ठीक है, एकदम परफेक्टली यूज करिए उसको। टी इज अ रेफरेंस वेरिएबल बिकॉज इट इज गोइंग टू रिफर द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रायंगल क्लास एट रन टाइम। ठीक है, ट्रायंगल क्लास ऑब्जेक्ट में कहीं रखा हुआ है, हीप में कहीं रखा है, उसको ये रिफर कर रहा है, इनडायरेक्टली उसके एड्रेस को होल्ड कर रहा है, राइट, इनडायरेक्टली वी कैन से। ठीक है, हाँ वो एड्रेस इनक्रिप्टेड है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जो कि सी प्लस से पॉइंटर होता है, हमारे पास पॉइंटर नहीं है, राइट, तो वो एड्रेस इनक्रिप्टेड है। हमें उसके एड्रेस को जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेमोरी में कहाँ लोकेटेड है हम तो जाके वहाँ से निकालेंगे नहीं, है ना। ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम से उस कोऑर्डिनेट करेगा हमारा जावा वर्चुअल मशीन, और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको जाकर के मेमोरी से निकाल के फेच करके पहुँचाएगा वहाँ तक। तो वो जेवीएम जानता है एड्रेस, उसको पता है कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे डिक्रिप्ट करना है, क्या उसका मतलब है। वी आर नॉट बॉदर्ड एंड वी आर नॉट सपोज टू नो, क्योंकि हम जानेंगे तो हम ऐसे कोड लिख सकते हैं विच कैन हार्म द सिस्टम। ठीक है, मलवेयर लिख सकते हैं फिर हम। ठीक है, तो ट्रायंगल टी ये डिक्लेरेशन है। ठीक है, उसके बाद टी इज इक्वल टू न्यू ट्रायंगल 5 6 7, ये क्या इनिशियलाइजेशन है। जैसे इंट एक्स होता है और इंट एक्स इज इक्वल टू 5 करें, तो इंट एक्स जब तक कहेंगे तब तक वो डिक्लेरेशन है, लेकिन एक्स इज इक्वल टू 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। सिमिलरली प्रिमिटिव की तरीके से आ रही है, ट्रायंगल टी इज अ डिक्लेरेशन एंड व्हेन टी इज इक्वल टू न्यू ट्रायंगल कह रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन हो रहा है। और ये क्या कह रहा है, ये लाइन क्या कह रहा है राइट हैंड साइड वाला, कि इनिशियलाइज बाय क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रायंगल क्लास by calling a constructor that takes 3 arguments। ठीक है, अगर हम यहां कुछ भी नहीं लिखते तो उसका मतलब होता by calling create the object of the triangle class by calling a constructor that doesn't take any parameter, that is no parameter unparameterized constructor। ठीक है, और no और constructor। ठीक है भाई, आपस में डिस्कस बाद में कर लेना। ठीक है, हंसी मजाक बाद में कर लेना, अभी ध्यान दे दो, लाइफ का सवाल है तुम्हारे। ठीक है, देखो ठीक है भाई,
Now, I want to create the object of the triangle class by using the constructor that takes 3 parameters, right? So, I am passing the 3 arguments that will be landed to the parameters. यहाँ हम कह रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे इसको arguments कह रहे हैं, और जहाँ हमने डिक्लेरेशन कर रखा है, यहाँ पे ये पैरामीटर लिस्ट का डिक्लेरेशन ही यहाँ पे है। अभी यहाँ पैरामीटर है, और जहाँ से हम पास कर रहे हैं वहाँ क्या कहेंगे, आर्गुमेंट है। इस पैरामीटर के लिए वो आर्गुमेंट है, राइट। तो ये जो इनिशियलाइजेशन हो रहा है, ये हो रहा है कंस्ट्रक्टर को कॉल करके, ठीक है। यहाँ पे ट्राइंगल टाइप था, यहाँ पे ट्राइंगल टाइप नहीं है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है टू कॉल द कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये जो हो रहा है ये कंस्ट्रक्टर का इन्वोकेशन का इंस्ट्रक्शन है एट द रन टाइम। अभी तो कोड स्टैटिक है ना, कोड तो अभी तो कंपाइल हो रहा है, अभी रन नहीं हो रहा है। तो जो रन हो रहा है तो मतलब हम ये नहीं कह रहे कि अभी ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट बनेगा एट द रन टाइम। अभी तो रखा हुआ है यहाँ पर कोड, स्टैटिक कोड है। लेकिन ये इंस्ट्रक्शन है दैट व्हेनेवर द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स, it is instruction to the JVM to create a object of the triangle class by using the constructor that takes 3 parameter, ठीक है। 3 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को यूज करके ऑब्जेक्ट बनाए और उस ऑब्जेक्ट का फिर रेफरेंस टी में असाइन कर दे। तो एक इनिशियलाइजेशन का तरीका हो गया कि जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं उस वक्त उसको इनिशियलाइज कर ले। मान लीजिए आपने पेंट ब्रश खोला, पेंट ब्रश में खोल के 3 लाइन आपने ड्रॉ कर दी, एक ट्रायंगल बन गया। तो वो पहला ऑब्जेक्ट पहली बार बना ना, वो पहली बार बना। तो उस वक्त आपने क्या करा, उस वक्त कंस्ट्रक्टर को यूज करा साइड्स की वैल्यू पास करने के लिए, क्योंकि आप पहली बार बना रहे हैं। फिर आपने क्या करा, उसको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करके मूव कर दिया, ठीक है। या मूव करने के बजाय मैं कहता हूँ मूव कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, मूव नहीं किया, बल्कि आपने क्या करा, उसको आपने उसके साइड्स की लेंथ को खींच करके बड़ी कर दी, है ना। 1 2 3 जितने भी साइड्स के आप चाहें लाइन खींच के बड़ी कर दी। अब जो साइड की वैल्यू है, साइड 1 साइड 2 या साइड 3 की जो वैल्यू है, जो चेंज वैल्यू है, जो आपने खींच के बड़ा करा, वो पहली बार ऑब्जेक्ट बनने के बाद हो रहा है। तब अब कंस्ट्रक्टर को आप यूज नहीं करेंगे दोबारा से इसको इनिशियलाइज करने के लिए, कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक बार रन करेगा, राइट, जब ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा है। अब हमें उसको इनिशियलाइज करना है, तो अगर वो वेरिएबल्स पब्लिक होते तो मैं कहता t डॉट साइड 1 इज इक्वल टू दिस न्यू वैल्यू, t dot side 2 is equal to this, again the new value, t dot side 3 is equal to this, the new value. But because side 1, side 2 and side 3 are declared private, that means their visibility is within the class triangle only, because we are honoring the data hiding principle of object-oriented programming techniques, so they cannot be made public, right? So how can we do that? अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइड्स हमें प्राइवेट रहने देने पड़ेंगे। हर साइड के लिए, हर वेरिएबल के लिए हमें 2 मेथड बनाने पड़ेंगे। साइड तो प्राइवेट है ना, हम 2 मेथड बनाएंगे, दोनों मेथड पब्लिक होंगे। एक मेथड होगा जो इस साइड की वैल्यू को रीड करेगा, और एक वैल्यू होगा जो इस साइड की वैल्यू को चेंज करेगा। तो जो रीड करके वापस आपको उसकी वैल्यू देता है उसको हम बोलते हैं गेटर मेथड, दैट गेट्स द वैल्यू, और जो उसको चेंज करता है उसको हम बोलते हैं सेटर मेथड। देयर विल बी अ गेटर मेथड एंड देयर विल बी अ सेटर मेथड, ठीक है। एंड दिस बोथ मेथड्स आर फॉर श्योर बी द पब्लिक मेथड्स। अगर पब्लिक रहेंगे तभी हम वहां से विजिबिलिटी रहेगी, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली इसको साइड 1 साइड 2 साइड 3 को डॉट ऑपरेटर डिफरेंस वेरिएबल पे लगा के इसकी वैल्यूज को असाइन नहीं करेंगे। बाद में हम क्या करेंगे, गेटर और सेटर मेथड्स को यूज करेंगे इसकी जगह, वो मेथड्स पब्लिक होंगे। तो एक तरह का वर्क अराउंड हो गया, चैनल चेंज हो गया, है ना। अब जैसे ये कमरा है, अगर एक रिस्ट्रिक्टेड एंट्री पॉइंट है, गेट है, तो सारे स्टूडेंट आएंगे गेट से आएंगे। मान लीजिए आप एग्जाम के लिए अंदर आ रहे हैं, तो आई हैव अ वे टू चेक योर आईडी कार्ड राइट ओवर देयर, और जिनका इस रूम में नहीं पढ़ रहा है उनको मैं कहेंगे भाई इस रूम में आपका नहीं, आप किसी और रूम में चेक करो, मैं बोल सकता हूँ। लेकिन अगर एक गेट की जगह मान लीजिए मल्टीपल गेट्स होते, एंट्री के मल्टीपल चैनल्स होते, तब क्या होता, मैं एक टीचर रूम में कहाँ दौड़ता रहूँगा, ठीक है, मैं चेक नहीं कर सकता, ठीक है, कहीं से भी कोई इंटर कर जाएगा, है ना, गलत इंटर कर जाएगा, ठीक है, तो प्रॉब्लम होगी, राइट। तो दिस इज जस्ट टू मेक अ रिजेम्बलेंस, ठीक है। इसलिए हमने क्या करा कि एंट्री रिस्ट्रिक्टेड कर दी कि भाई वेरिएबल्स को कोई भी कहीं से उनकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वेरिएबल हमने प्राइवेट कर दिया। अगर उनकी वैल्यू को चेंज करना है तो आपको गेटर और सेटर मेथड के थ्रू जाना पड़ेगा। और जैसे मैंने वैलिडेशन का एग्जांपल दिया कि मैं गेट पे खड़ा होकर के आपका आई कार्ड चेक कर रहा हूँ, क्या इस रूम में आपका पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है,
वैसे ही आपको किसी तरह के वैलिडेशन की ज़रूरत है तो वो गेटर और सेटर मेथड के अंदर आप वैलिडेशन डाल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ट्रायंगल क्लास की जगह स्टूडेंट क्लास होती या अप्लीकेंट क्लास होती, आप अप्लाई कर रहे हैं किसी कोर्स के लिए, उसमें कुछ एज का रिस्ट्रिक्शन है कि 18+ ईयर्स आपकी होनी चाहिए, ठीक है। या आप जा रहे हैं फॉर एग्जांपल आप बनवाने अपना ड्राइविंग लाइसेंस, तो 18+ ईयर्स आपकी एज चाहिए, राइट। तो उस कंडीशन में सेट एज सेटर मेथड है एज वेरिएबल का, नाम से समझ में आ रहा है, जो वेरिएबल का नाम है उसी के आगे सेट लग जाएगा। गेटर मेथड होगा तो उसी वेरिएबल के नाम के आगे गेट लग जाएगा, ठीक है। तो सेट एज मेथड जो है उसके अंदर मैं डाल सकता हूं कंडीशन चेक इफ एज इज लेस देन 18 थ्रो एक्सेप्शन और प्रिंट एन एरर मैसेज, जो आप चाहें, ठीक है, दैट यू आर नॉट एलिजिबल, अदरवाइज वी विल चेंज द एज वैल्यू टू वॉट एवर वैल्यू यू आर सप्लाइंग, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये वैलिडेशन लग रहा है आपका। तो वो वैलिडेशन लगाने के लिए आपको वो मेथड जो मिल रहा है वो एक तरह से एंट्री गेट मिल रहा है ना, एक पैसेज मिल रहा है जहाँ पे मैं चेक पॉइंट लगा रहा हूँ, किसी तरह की गलती ना हो, ठीक है। तो अब हमें जितने वेरिएबल हैं उनके लिए हमें गेटर और सेटर मेथड चाहिए, राइट, फिलहाल के लिए साइड 1 साइड 2 साइड 3 के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, एक गेट साइड 1 मेथड डिक्लेयर करेंगे, एक सेट साइड 1 मेथड डिक्लेयर करेंगे, एक गेट साइड 2 करेंगे, एक सेट साइड 2 करेंगे, एक गेट साइड 3 करेंगे, एक सेट साइड 3 करेंगे। तीनों को मैनुअली डिफाइन कर सकते हैं, यानी टोटल 3 वेरिएबल के लिए 6 मेथड होंगे, राइट। सिंपल तरीका है, हम उसको न करके हम इसको सिलेक्ट करेंगे, आईडी में राइट क्लिक करेंगे और हम जाएंगे सोर्स में, ठीक है, सोर्स कोड, ये आपका सोर्स है, सोर्स में जाएंगे। सोर्स में आप जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे गेटर एंड सेटर्स का ऑप्शन दिख रहा है, जनरेट गेटर एंड सेटर्स। तो हम इसको जनरेट करा लेंगे, आपको टाइप करने से आप बच जाएंगे, वो मेहनत जो करनी पड़ती है टाइप करने की। भाई आईडी का मकसद ही होता है प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, राइट। तो हम गेटर और सेटर से जा करके हमने क्या करा, सिलेक्ट ऑल करा। अब देखिए हर एक के अंदर ये गेटर और सेटर दोनों दिखा रहा है। आपने कहा जनरेट, एक क्लिक करते ही देखिए इतने सारे मेथड जनरेट हो गए, है ना। ये दोनों वेरिएबल नीचे आ गए हैं, लेट मी जस्ट पुट देम बैक, ताकि वेरिएबल्स एक जगह रहे, मेथड एक जगह रहे, तो विजिबिलिटी और रीडेबिलिटी दोनों सही रहेगी। साइड 1 साइड 2 साइड 3, गेट साइड 1 सेट साइड 1, गेट साइड 2 सेट साइड 2, and then get side 3 and set side 3 and mark the point all are public, करेक्ट। अब हमने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि ट्रायंगल हमने इनिशियली जब बनाया था तो उसके डायमेंशंस को हमने कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज किया था पहली बार में, क्योंकि तब ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट हुआ था। अब उसके डायमेंशंस को मैंने मूव कर दिया, यानी चेंज कर दिया, साइड की लेंथ चेंज कर दी, ठीक है। तो जिस भी साइड की लेंथ मैंने चेंज कर दी है उसको ऑब्जेक्ट बनने के बाद, मान लीजिए साइड 2 की चेंज करी मैंने, 6 से 8 कर दिया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं कंस्ट्रक्टर कॉल दोबारा नहीं कर सकता इसके लाइफ टाइम में, तो मैं कहूँगा टी डॉट सेट साइड 2 और इसके अंदर मैं 8 पास कर दूंगा। अब इसकी जो साइड हो गई वो क्या हो गई, 5, 8 एंड 7, करेक्ट। तो गेटर मेथड रीड करने के लिए होता है, सेटर मेथड वैल्यू को सेट करने या चेंज करने के लिए होता है आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, नॉट बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको टी डॉट सेट साइड 2 हम इसके इस लाइन के ऊपर नहीं लिख सकते हैं जब तक ऑब्जेक्ट बना नहीं है, वरना आपको कंपैरिजन एरर मिलेगी। ठीक है भाई, तो क्लियर है यहाँ तक, करेक्ट। तो वी हैव लर्न डाटा हेडिंग प्रिंसिपल टुडे, ठीक है। वी आर obliged to follow it in any object oriented programming. Now the question is, इस ट्रायंगल क्लास में अब मैं जो बोल रहा हूँ वो इंटरव्यू के लिहाज से बोल रहा हूँ कि अब 1 साल के बाद आप इंटरव्यू फेस करेंगे। प्राइवेट चलो डाटा हेडिंग का मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म है, क्या प्रोटेक्टेड या डिफॉल्ट से डाटा हेडिंग नहीं होगी? हो सकती है, लेकिन उसकी डाटा हेडिंग का जो स्कोप होगा वो पैकेज का ही होगा, क्योंकि प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट दोनों पैकेज लेयर पे विजिबल होते हैं, राइट। तो वो लेस रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म, लीस्ट नहीं लेस रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म है डाटा हेडिंग का। पब्लिक होता तो वो लिस्ट कहते हैं, इनफैक्ट डाटा हेडिंग होती ही नहीं वहाँ पर, राइट। तो प्राइवेट इज द मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म ऑफ डाटा हेडिंग, यानी दैट इज एक्चुअली शुड बी, बट इन सिचुएशंस
there could be situations where it could be justified that you hide the data at the package level. ठीक है, अब ये चीज़ वो कौन से सिचुएशन हो सकते हैं, तो इतने सारे हमारे पास LLM आ गए हैं, ज़रा उनसे पूछ लेना, ठीक है, कि ऐसा सिचुएशन कि डाटा हाइडिंग हम प्राइवेट ना करके प्रोटेक्टेड या डिफ़ॉल्ट करें जावा के लिए या C++ के लिए प्रोटेक्टेड रखें, तो ऐसी कौन सी सिचुएशन, बिजनेस की सिचुएशन ऐसी कौन सी बन सकती है, ये मुझे बताओ, ठीक है, देखिए क्या आंसर मिलता है, ठीक है, क्योंकि अब पढ़ना बहुत आसान हो गया है ना, जब पढ़ना आसान हो गया है तो उन चीज़ों पे हम कंसंट्रेट क्यों करें जो आप आसानी से वैल्यूज मतलब रीजन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो कर लीजिएगा, ठीक है, बट देयर इज अ कंडीशन कि वो भी हो सकता है, लेकिन तब आपको कोड रिव्यूज वगैरह में जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज द सेफेस्ट थिंग इज टू मेक इट प्राइवेट, नो वन विल क्वेश्चन यू, ठीक है, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? कंस्ट्रक्टर देख लिया हमने, कंस्ट्रक्टर का पर्पस क्या है, टू इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल और द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दोनों ही बातें कह सकते हैं, स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कहना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, एक जनरलाइज फॉर्म हो जाता है कहना, ठीक है, दैट इज इन्वोक्ड एट द टाइम ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी एट द टाइम ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट जब हम कह रहे हैं तो वो इन्वोक ही हो रहा है, राइट, ठीक है, फाइन, तो आईडी में आप यूज कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इसको ऑटोमेटिकली जनरेट करेंगे गेटर सेटर मेथड्स को, टाइप करने के बजाय यू प्रेफर टू जनरेट इट, ठीक है, अब जैसे ये ट्रायंगल क्लास का कंस्ट्रक्टर है, करेक्ट, मैं कोड में एक बार जाता हूँ, कोड में जाकर के टेस्ट ट्रायंगल में अभी ये एरर क्यों बता रहा है भाई ये, हाँ अब बताओ पहले ये एरर क्यों देने लगा मुझे, ये 3 ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसने एरर देना शुरू कर दिया, एरर देखिए क्या दे रहा है ये, implicit super constructor triangle is undefined for default constructor, must define an explicit constructor, ये क्या कह रहा है आपसे बताइए, क्या कहना चाह रहा है ये, पूरा इसका प्रोसेस जो है वो पहले एक्सप्लेन करिए कि जब ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट होता है चाइल्ड क्लास का तो क्या होता है, भाई एक हिस्सा है पेरेंट क्लास का, चाइल्ड क्लास को इनहेरिट कर रहा है, तो अगर चाइल्ड क्लास वाले पार्ट का ऑब्जेक्ट अगर कंस्ट्रक्ट होना है तो पहले पेरेंट क्लास का वाला पार्ट तो इनिशियलाइज होना चाहिए ना, तब तो वो इनहेरिट होगा, अगर वो पहले इनिशियलाइज होना है तो उसका कंस्ट्रक्टर पहले रन होना चाहिए, अच्छा अब उसका कंस्ट्रक्टर जो था वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, जब हमने कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर नहीं कर रखा था, डिफ़ॉल्ट मतलब वो कंपाइलर इंसर्ट कर रहा है, राइट, और वो नो और कंस्ट्रक्टर होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पढ़ा होगा आपने, राइट, तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब हम कोई कंस्ट्रक्टर उसमें डिफाइन कर देंगे अपने पास से, जैसे हमने 3R कंस्ट्रक्टर डिफाइन करा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया ट्रायंगल के लिए, तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फिर कंपाइलर इंसर्ट नहीं करेगा, जब इंसर्ट नहीं करा तो स्केलेन ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट बनने के लिए, यानी स्केलेन ट्रायंगल का नो आर कंस्ट्रक्टर रन होने के लिए, यहाँ पे नो आर कंस्ट्रक्टर है ना, जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ना, जो नो आर कंस्ट्रक्टर है वो किसको तलाश करेगा, ट्रायंगल क्लास के नो आर कंस्ट्रक्टर को, ठीक है, सेम टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर तलाश करेगा, भाई डिफ़ॉल्ट तो कुछ किसी चीज़ से सिलेक्ट होना पड़ेगा, अब उसको कंस्ट्रक्टर कॉल करना है पेरेंट क्लास को, उसको तो नहीं पता कि वहाँ पे 1R कंस्ट्रक्टर आपने डिफाइन कर रखा है, 2 कर रखा है, फ्यूचर में क्या करेंगे नहीं पता, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अगर कॉल करेगा अपनी मर्जी से तो क्या करेगा, हमेशा नो आर कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ठीक है, नो आर कंस्ट्रक्टर वहाँ मौजूद नहीं है, तब उसको वो कंस्ट्रक्टर मिल नहीं रहा है, यानी पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन वाला जो काम जो पहले होना था वो पहले नहीं हो पा रहा है। अब मैसेज फिर से एक बार पढ़ो एरर का, इम्प्लिसिट यानी ऑटोमेटिक, सुपर कंस्ट्रक्टर यानी ट्रायंगल क्लास कंस्ट्रक्टर, ट्रायंगल क्लास द पेरेंट क्लास, ट्रायंगल एम्प्टी पैरेंथेसिस यानी नो आर कंस्ट्रक्टर इज अनडिफाइंड, क्या कह रहा है, इज अनडिफाइंड, वो अनडिफाइंड है, जो कि हमने वहाँ 3R कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया है फॉर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की जगह होना चाहिए था, वो अनडिफाइंड है, मस्ट डिफाइन एन एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, तो हमें एक एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना पड़ेगा। तो अब यहाँ कई रास्ते हैं, हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक तो रास्ता ये है कि हम ट्रायंगल क्लास के अंदर जा करके एक नो आर कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दे ताकि वो जो नो आर कंस्ट्रक्टर तलाश कर रहा है उसको मिल जाए, राइट, एक तो वो तरीका है, यानी हम कहें ऐसे
पब्लिक, बल्कि एक काम करते हैं, ये कंस्ट्रक्टर भी हम जनरेट करा लेते हैं, जैसे हमने गेटर सेट जनरेट किया था, राइट। राइट क्लिक, कहाँ मिलेगा, सोर्स कोड जनरेट करना है ना हमें, तो सोर्स में मिलेगा। सोर्स कोड जनरेट करना है तो सोर्स में मिलेगा। गेटर सेटर भी क्या था, सोर्स कोड था, तो सोर्स में मिल रहा था। सोर्स में गए, जैसे गेटर सेटर है वैसे ही आपको क्या मिलेगा, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड। ठीक है, हमने इसको चूज किया। हम तीनों फील्ड को हटा देते हैं या डिसेलेक्ट और कर लेंगे। ठीक है, अब जनरेट करके देखते हैं, जनरेट हो गया, सुपर ही अपने आप आ जाता है। हालांकि अभी आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, कंपाइल हो रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कंपाइल हो रहा है। अब उधर देखें, इन तीनों ट्रायंगल्स में एरर चली गई, यही तलाश कर रहा था ना। पेरेंट क्लास को पहले इनिशियलाइज करने के लिए पेरेंट क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि नो आर कंस्ट्रक्टर है उसको तलाश कर रहा था कॉल करने के लिए। चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होने से पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होना जरूरी है, ये रूल समझ लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, उसको ये तलाश कर रहा था, नहीं मिल रहा था। अब बाय डिफॉल्ट वो सेटल किस पे था कि हमें नो आर कंस्ट्रक्टर चाहिए। हमने जो भी डाला है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर इंसर्ट करता है, हमने उसकी जगह उसी जैसा नो आर कंस्ट्रक्टर डाल दिया है। अब हम उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं कहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, नो आर कंस्ट्रक्टर, बिकॉज द डेवलपर हैज क्रिएटेड इट, राइट। डिफॉल्ट नहीं है वो, अब है ना, करेक्ट, क्लियरली समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हमने एक तो वो तरीका हो गया कि हमने वो डिफाइन कर दिया, तो यहां से एरर इसकी चली गई। अदरवाइज अगर हमें ऐसा ना करना होता, मान लीजिए मुझे ये चीज नहीं चाहिए, हम चाहते ही नहीं कि कोई ट्रायंगल बने बिना साइड के वैल्यूज को लिए हुए, बिकॉज इट विल नॉट मेक सेंस, है ना। क्योंकि तब क्या रहेगा, साइड 1 साइड 2 साइड 3 जो रहेगी वो 0 पे इनिशियलाइज हो जाएगी, डिफॉल्ट वैल्यू 0 पे इनिशियलाइज हो जाएगी। हम चाहते ही नहीं कि बिना एक्स वाई जेड जो साइड 1 साइड 2 साइड 3 की वैल्यू उसको इनिशियलाइज किए बिना हमको ऑब्जेक्ट बने। तो हम क्या करेंगे, हम इस कंस्ट्रक्टर को अलाउ ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो बिजनेस के हिसाब से गलत हो जाएगा, लॉजिक के हिसाब से गलत हो जाएगा, तो हम इसको अलाउ ही नहीं करेंगे। तब क्या सॉल्यूशन हमारे पास बनता है, अब फिर से एरर आ जाएगी, हमने उसको हटा दिया तो हम क्या करेंगे, अब इन ट्रायंगल्स में जाएंगे और इसमें क्या कहेंगे कि भाई सोर्स कोड में जाओ, जनरेट करो कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड। अब यहाँ पे ये कोई कंस्ट्रक्टर आपका दिखा नहीं रहा है, कोई फील्ड नहीं दिखा रहा है ना, फील्ड से दिखा रहा है क्योंकि फील्ड इसकी अपनी तो है नहीं, फील्ड तो पेरेंट क्लास की है, लेकिन एक ये ट्रायंगल का यहाँ पे दिखा रहा है, राइट। लेट्स सी ये जनरेट कर पाता है कि नहीं कर पाता है, कर दिया इसने, कर दिया, फाइन। अब ये चला गया उधर, कॉल भी किसको कर रहा है, अभी ये अभी सुपर क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, 3R कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, राइट। अगेन इसको जैसे ही मैं सेव करूंगा कंट्रोल एस, एरर चली गई। ठीक है, फाइन। इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखिए यहाँ पे अभी भी एरर बाकी है, क्योंकि 3R कंस्ट्रक्टर भी डिफाइंड नहीं है। आई बात समझ में। अच्छा, एक हमने गलती तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ सही लगने वाला काम नहीं करा था। ये वेरिएबल का नाम एक्स वाई जेड यहाँ दे रखा था, और यहाँ पे एक्स वाई जेड को साइड 1 साइड 2 साइड 3 में इनिशियलाइज कर दिया था, है ना। अगर कोई बंदा ऐसे देख रहा है कि भाई इस SRC पैकेज के अंदर मान लीजिए ये है, इसका मैं क्या बोलते हैं, ट्रायंगल क्लास ही, चलो ट्रायंगल क्लास का मैं क्या कर रहा हूँ, शो इन किसमें देखते हैं, प्रॉपर्टीज, ओपन विथ शो इन हिस्ट्री, वो किस में आता है, ना, अरे जो साइड में नहीं आता है, टाइप इधर है, टाइप हायरार्की नहीं, टाइप हायरार्की नहीं, टाइप हायरार्की नहीं चाहिए मुझे, आउटलाइन चाहिए था। आउटलाइन कहाँ से दिखाता है ये, राइट क्लिक, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि आउटलाइन का ऑप्शन कहाँ आता है। बहरहाल एक आउटलाइन ऑप्शन होता है इसमें, मैं देख करके फिर बता दूंगा आपको, याद नहीं आ रहा मुझे, पहले मैंने बता चुका हूँ, पहले मैं तो जहन में अभी नहीं आ रहा है, तो किधर है वो मुझे दिख नहीं रहा है। खैर, तो आउटलाइन जो होता है वो बेसिकली आपका दिखाता है कौन से वेरिएबल्स हैं और कौन से मेथड्स हैं, राइट। तो वहाँ पे वो क्या दिखाएगा, वहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टर के अंदर जो दिखाएगा एक्स वाई जेड दिखाएगा, राइट।
तो एक या हम इस कोड को ही अगर एक बार खोलें तो एक बार देख करके हम ये एक नज़र में ये अंदाज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है जब तक हम नीचे वाले कोड को ध्यान ना दें कि एक्स वाई जेड साइड 1 साइड 2 साइड 3 के लिए बना हुआ है, और फिर ये रियलाइज़ करना मुश्किल है कि साइड 1 साइड 2 साइड 3 इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है, एक्सपीरियंस बंदा चलिए समझ जाएगा, आसानी समझ जाएगा, लेकिन इसको ज़्यादा वर्बोज बनाने के लिए हमें करना ये चाहिए था कि इन वेरिएबल का नाम एक्स वाई जेड की जगह मुझे साइड 1 साइड 2 ही साइड 3 देना चाहिए था। साइड 1 साइड 1 में जा रहा है, साइड 2 में जा रहा है, साइड 3 में जा रहा है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड कहने के बजाय मुझे साइड 1 और साइड 2 और साइड 3 कंट्रोल साइड 3 देना चाहिए था। ठीक है, अभी रिलेट हो रहा है ना। फिर यहाँ पे हम करते हैं साइड 1 इक्वल टू साइड 1 साइड 2 और साइड 3 करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है, साइड 1 जो है साइड 1 में जा रहा है, साइड 2 में जा रहा है, साइड 3 में जा रहा है, लेकिन ये साइड 1 साइड 2 साइड 3 तो एग्जैक्टली वही है जो ये साइड 1 साइड 2 साइड 3 है ना, लोकल वेरिएबल। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करने के लिए बोलेंगे ये जो साइड 1 साइड 2 साइड 3 है ये ऐसे ही छोड़ देंगे। इसका मतलब ये पैरामीटर के वेरिएबल्स हैं, और पैरामीटर के वेरिएबल्स का स्कोप क्या होता है, मेथड का होता है, मेथड लोकल स्कोप होता है। इसको हम डिस्टिंग्विश करेंगे इंस्टेंस वेरिएबल से, दिस लगा करके। इंस्टेंस का मतलब दिस रिफर्स टू द ऑब्जेक्ट जिसके कोड के अंदर हम मौजूद है, यानी वो ऑब्जेक्ट जिसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हम मौजूद है। ठीक है, या किसी मेथड के अंदर मौजूद है, वहां से खुद के ऑब्जेक्ट को रिफर करने के लिए हम क्या बोलेंगे, दिस। ठीक है, समझो। जब हम टेस्ट ट्रायंगल कह रहे थे तो उसको हम इस ऑब्जेक्ट को हम टी कह रहे थे, इसी ऑब्जेक्ट को टी नाम से इस क्लास के अंदर रिफर कर रहे थे। लेकिन जब हम कंस्ट्रक्टर के अंदर गए, राइट, तो टी तो हमने ये बाहर टेस्ट ट्रायंगल क्लास में डिफाइन कर रखा है ना, करेक्ट। तो टी तो नहीं है वहां पर, वहां पे क्या है, वहां पे जो उसका नाम है वो क्या है, दिस है, उसी ऑब्जेक्ट का जिसके ऑब्जेक्ट के कोड के अंदर हम इंटर कर चुके हैं, एक्सिक्यूट हो रहा है वो कोड, उसके अंदर से अपने ही ऑब्जेक्ट को रिफर करना है। बाहर से उसको टी से रिफर कर रहे थे, अंदर से रिफर करना है तो हम कहते कहेंगे दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्टर अपने ऑब्जेक्ट में के लिए चल रहा है ना, ये क्लास का पार्ट है ना, तो जब ऑब्जेक्ट बन रहा है तभी ये चलेगा ना। तो ऑब्जेक्ट बनते वक्त कह रहा है कि दिस अपने ऑब्जेक्ट का साइड 1, दिस अपने ऑब्जेक्ट का साइड 2, और अगेन दिस फॉर द सेम ऑब्जेक्ट साइड 3। इन तीनों को साइड 1 मेथड लोकल वेरिएबल, देखो इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ ये हाईलाइट हो रहा है, इसको क्लिक करूंगा ये हाईलाइट होगा, इसको क्लिक करूंगा ये हाईलाइट होगा। लेकिन जब इसको क्लिक करूंगा तो इनमें से कोई हाईलाइट नहीं हो रहा है, बल्कि ये आप ऊपर जाके देखिए साइड 1 हाईलाइट हो रहा है, और जहां जहां दिस साइड 1 है हर जगह वो हाईलाइट होगा, है ना, करेक्ट। तो ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ शेडोइंग, कि लोकल वेरिएबल का सेम नाम हम डाल रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ रीडेबिलिटी, जिससे हमें देख के समझ में आ रहा है कि साइड 1 साइड 2 साइड 3 इंस्टेंस वेरिएबल साइड 1 साइड 2 साइड 3 में जाने के लिए बने हुए हैं, है ना। रीडेबिलिटी थोड़ी इंप्रूव करी, है ना, कन्वेंशन भी यही है, कन्वेंशन भी यही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि फिर ये साइड 1 साइड 2 साइड 3 जो है, यहाँ वाला जो अगर है बिना दिस लगे वो रिफर करेगा मेथड लोकल या पैरामीटर वाले साइड 1 साइड 2 साइड 3 को, और जब दिस लगा देंगे तो वो शेडोइंग को एक तरह से रिजॉल्व कर लेगा और ये समझ जाएगा कि ये इंस्टेंस वेरिएबल के साइड 1 साइड 2 साइड 3 है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब जाकर के हम देखते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल में, जहाँ पे हम एस्केलेन ट्रायंगल, सॉरी यहाँ पे हमने जनरेट कर रखा था, राइट। इसको हम काम करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं, फिर से जनरेट करेंगे। यहाँ देखिए एक्स वाई जेड है ना, और सुपर कॉल है एक्स वाई जेड के लिए, इसको हम डिलीट कर देते हैं, और सेव करने के बाद हम फिर से जा रहे हैं सोर्स में, कंस्ट्रक्टर को फिर जनरेट कर रहे हैं हम, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड। फील्ड तो इसमें है नहीं, फील्ड तो पेरेंट क्लास में है, लेकिन ये जनरेट इसको यूज़ करके कर रहा था, इंट करके। अब हम जनरेट कर रहे हैं तो देखिए इसने भी कन्वेंशन फॉलो करा, क्या बोला इसको, साइड 1 साइड 2 साइड 3 बोला, प्रॉपर कन्वेंशन तो फॉलो करा, क्योंकि मैंने वहीं से राइट करा था तो आगे भी कहानी सही चलती रहेगी। तो शुरू से राइट होना भी ज़रूरी है ना। यही चीज़ है जहाँ पे एक्सपीरियंस
मैटर करती है ना। एक बिगनर रहेगा वो यही चीज़ लेट में सीखेगा, करने के बाद जब कोड रिव्यू होगा कोई उसको बताएगा नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे करो, कोई समझाएगा तब समझेगा वो बात, ठीक है, क्यों करना है ना। लेकिन अगर आप पहले से जानते हैं तो आप पहले से सही करेंगे। और यही चीज़ है, इन चीज़ों का जानना ही इम्पॉर्टेंट है कि आप जो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके साथ आप किसी एक कंपनी में एक टीम के अंदर जा रहे हैं, तो अगर आप इन चीज़ों को बारीकियों से समझे रहेंगे, आज की मेहनत आपकी रहेगी, तो कल को शुरू से ही आप उनसे लीड लेने लगेंगे, क्योंकि आपका मैनेजर देखेगा कि आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर जानते हैं, समझते हैं और प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। तो वहीं से लीड लेने की स्टार्ट आपकी शुरू हो जाएगी, ठीक है भाई। कुछ तो दूसरों से आगे बढ़ना पड़ेगा ना आपको, और वो वही रेस का स्टार्ट पॉइंट वही होता है। जैसे आपने कंपनी में इंटर करा, आपकी टीम मिली, टीम में 4 बंदे हैं, आपका कंपटीशन फ्रेशर से है, ठीक है। तो जितने फ्रेशर्स हैं आपको कंपेयर उनसे किया जाएगा, राइट। अब उनमें से जो बेहतर होगा, जाहिर सी बात है वो लीड लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी लेगा, अच्छा काम उसको मिलेगा, इंक्रीमेंट्स मिलेंगे, तमाम बातें होंगी, है ना। ट्रस्ट करेगा उस पर, कल को ऑन साइड भेजना है 2 साल के बाद, ऐसे आदमी को भेजा जाएगा जो इन आउट बहुत अच्छे से समझता है प्रोजेक्ट का, है ना। तो तमाम बातें होती हैं। और इसलिए आज के टाइम में ये और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब सिचुएशन डिफ़िकल्ट है। बार बार मैं ये रिमाइंड आपको इसलिए करा रहा हूँ कि इस चीज़ को आप समझें। सिचुएशन अब उतनी आसान आप पहले एक एवरेज स्टूडेंट का भी आसानी से प्लेसमेंट हो जाता था, आज के टाइम में एक अच्छे स्टूडेंट का प्लेसमेंट होना मुश्किल होगा जब तक आप निकल के निकलेंगे यहाँ से। आप देख लेना, जो मैं कह रहा हूँ गलत नहीं कह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग है, सुन लेना बाद में ठीक है, मुश्किल होगा क्योंकि सिचुएशन एकदम बदल रही है, ठीक है। तो अब अज्यूम करो कि अब जो बच्चे निकल रहे हैं, अगर वो डिपेंडेंट टोटली रहेंगे किस पर, विजुअल स्टूडियो कोड के कोड जनरेशन एआई मॉड्यूल पर रहेंगे, या ChatGPT पे रहेंगे, या इस तरह के किसी भी LLM पे रहेंगे, राइट। कोड चिपकाना वो जानते हैं, इतनी बारीकियां समझते नहीं हैं, तो वो कोड तो लिखेगा जरूर, उसने तो गारंटी नहीं दी ना कि हम सारे कन्वेंशन को फॉलो करेंगे, कई बार गलत करेगा, कई बार उल्टा करेगा, है ना, या कई बार बग्स इंट्रोड्यूस कर देगा, कई बार उतने अच्छे नहीं करेगा। लेकिन आप उसको जनरेट करके अपने मेहनत को तो बचा लेंगे, लेकिन अगर समझे हुआ आदमी रहेगा तो उसको इमीडिएटली करेक्ट भी कर लेगा उसको ही पर, है ना। तो मैं आपको वो यूज़ करने से मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री यूज़ कर रही है उसको। अगर मैं मना करूँ तो वो बेवकूफ़ी होगी, आपको जाके यूज़ करना है ना। मजबूरी है इंडस्ट्री की, यूज़ करेगी नहीं, क्लाइंट पैसा देने को तैयार नहीं है, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यूज़ करने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बी कॉशियस, किस लेवल तक करना है ये आपको अपने इंटेलेक्ट के हिसाब से डिसाइड करना है। जब आप चीज़ को सीख रहे हैं तो उस वक्त कोशिश करो कि दिमाग को थोड़ा सा स्ट्रगल कराओ, ताकि जो चीज़ थोड़ी थक के सीखी जाती है ना, वो ज़्यादा टाइम याद रहती है दिमाग में, ठीक है। जब आपको अपना पोटेंशियल शो करना है या प्रोडक्टिविटी शो करनी है, उस वक्त आप सारे अपने टूल यूज़ करो, हर एक चीज़ के लिए फ्री हो आप, ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंट सिचुएशन है, ठीक है। तो ये थोड़ा कंट्रोल वे में इसको करना समझदारी है। और जो लोग ये कहते हैं मत यूज़ करो, वो भी गलत है अपनी जगह, क्योंकि उससे आप बच नहीं सकते, ठीक है ना, करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है भाई। यहाँ तक बात समझ में आई। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस बात को फेवर करेंगे कि हमारे ट्रायंगल क्लास में 3R कंस्ट्रक्टर रहे, नो आर कंस्ट्रक्टर न रहे, क्योंकि नो आर कंस्ट्रक्टर साइड 1, साइड 2, साइड 3 को 0 0 0 से इनिशियलाइज कर रहा है ना, या एक फिक्स वैल्यू से इनिशियलाइज करेगा अगर हम हार्ड कोड करना चाहें तो वो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, तो बिजनेस के खिलाफ हो गया वो, है ना, ज्योमेट्रिकल सेंस से वो गलत हो गया। हम तो एप्लीकेशन बना रहे हैं ना, हमारा प्राइमरी फोकस क्या है, एप्लीकेशन का बिजनेस लॉजिक है, ठीक है, तो वो गलत हो गया, हम वो नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं भाई ट्रायंगल जब इनिशियलाइज हो, ट्रायंगल बने तो उसके तीनों साइड मौजूद हो। हालांकि यहाँ भी अभी हम पूरी तरह सही नहीं करा है, अब ये साइड 1, साइड 2, साइड 3 जो है, इसमें हमें चेक करना पड़ेगा साइड 1, साइड 2, साइड 3 से इन दोनों का सम जो है बड़ा हो, है ना, साइड 2, साइड 3 का सम साइड 1 से बड़ा हो। ये जो कंडीशंस चेक थे ना, जो आपको लैब में मैं करा रहा था, उसमें क्या नाम था, हीरोन्स मेथड में, एरिया निकालने के हीरोन्स फॉर्मूला में, तो उसमें ये कंडीशन भी है डिफाइंड कि ये तभी एप्लीकेबल होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि वो कंडीशन जो है ट्रायंगल के वैलिड होने की वो है,
उससे चैटजीपीटी से पूछना कि हीरोन्स फार्मूला में फॉर अ ट्राइंगल टू कैलकुलेट फॉर ट्राइंगल व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द ट्राइंगल टू एग्जिस्ट एट फर्स्ट प्लेस, तो आपको वो लिस्ट कर देगा, उसको आप कोड कर सकते हैं अलग, है ना, उसको यहाँ पे एज अ वैलिडेशन पॉइंट इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर कोड कर सकते हैं, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्टर में आप इंटर कर रहे हैं, सेटर मेथड में तो इंटर नहीं कर नहीं रहे हैं, कंस्ट्रक्टर में कर रहे हैं, तो वैलिडेशन आप यहीं पे लगा लेंगे इसका, करेक्ट। ठीक है, अब आते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। अब ये बताओ मुझे कि एक वैलिडेशन आप लगाएंगे जो आपको हीरोन्स वाला मैंने बताया, हीरोन्स फार्मूला के हिसाब से, वो आप लगाएंगे ट्रायंगल क्लास में जो सारे ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होगा। ध्यान से सुनो, इसमें हम कहेंगे कि द सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, राइट। वो आप यहाँ पे कंडीशन चेक इफ लगा के कर सकते हैं आप तीनों साइड्स के लिए। वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए भी वैलिड है, वो आइसोस्केलेस के लिए भी वैलिड है, वो स्केलेड के लिए वैलिड है, ठीक है। लेकिन जब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम कंस्ट्रक्टर लिखेंगे, राइट क्लिक किया मैंने, जनरेट कर रहा हूँ, सोर्स में जा रहा हूँ, क्योंकि सोर्स कोड जनरेट करना है। बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या याद रहे आपको कि जब भी हम सोर्स कोड जनरेट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सोर्स कोड में जा रहे हैं। सोर्स कोड को फॉर्मेट करना है तो कहाँ जा रहे हैं, सोर्स में जा रहे हैं, मतलब सोर्स कोड से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो सोर्स ऑप्शन में जा रहे हैं हम, ठीक है। सोर्स में गए, सोर्स में जाके हमने कहा जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, और यहाँ पे हमने अब इसको जनरेट किया। अभी जो सुपर कॉल हो रहा है, सुपर में जाएगा, यानी सुपर शुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ द कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ऑब्जेक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो कंस्ट्रक्टर है, इसमें अगर एक लाइन का भी कोड हम लिखेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑब्जेक्ट के बनते वक्त वो कोड रन होगा, लेकिन उससे पहले पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाना चाहिए, और इसकी शर्त ये है कि सुपर इससे पहले कॉल होना चाहिए। तो अगर कोई भी लाइन आप इससे पहले लिख देंगे ना, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि से लेट्स से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक डाल लेता हूँ मैं, ठीक है, मैंने एक डाल दिया, कुछ भी डाल दिया। अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने डाला, यहाँ कंपाइलेशन एरर दे रहा है आपको, कंस्ट्रक्टर कॉल मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन अ कंस्ट्रक्टर। रीजन क्या है, अब रीजनिंग भी समझना जरूरी है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट बनने से पहले ट्रायंगल के ऑब्जेक्ट बनने के सारे स्टेप्स पूरे हो जाने जरूरी है, और वो सारे स्टेप्स कैसे पूरे होंगे, ट्रायंगल क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होने से पहले। मैं कोई और स्टेप लिखूंगा तो हो सकता है कि मैं यहाँ किसी वेरिएबल को भी इनिशियलाइज करूँ जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्लास का है, ठीक है। तो कोई भी एक्टिविटी इस ऑब्जेक्ट के बनने से पहले कैसे हो जाएगी, तो ये काम मैं पहले नहीं कर सकता, ये काम मुझे बाद में करना पड़ेगा। तो सुपर कॉल टू द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा। अगर कोड आपको दे दे कि कोई लाइन उससे पहले लिखी हुई है तो आप उसका आउटपुट नहीं देखेंगे, आप सीधे आंख बंद करके मार करेंगे कंपाइलेशन एरर, क्योंकि लॉजिक आपको पता है, ठीक है। अब सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर जब कॉल हुआ तो उसने वहाँ पे मैंने अज्यूम कर लिया कि आपने हीरोन्स फार्मूला का वैलिडेशन लगा रखा है, जहाँ उसने ये तो वैलिडेट कर लिया कि ये एक वैलिड ट्रायंगल बना रहा है, लेकिन ये नहीं वैलिडेट करा उसने कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है। आ रही बात क्लियर? तो अब इसका वैलिडेशन लगाना है तो हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे सुपर कॉल के बाद, कि भाई कंडीशन ट्रू तब होगी जब इफ साइड 1 इज इक्वल टू साइड 2 इज इक्वल टू साइड 3, राइट, तब से इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो देखो कोड हम कैसे मूव कर रहे हैं, जो कोड कॉमन है उसको हम पेरेंट क्लास में मूव कर रहे हैं, और जो कोड स्पेसिफिक है, ठीक है, उसको हम चाइल्ड क्लास में मूव कर रहे हैं। या दूसरे वर्ड्स में कहूं, जो कोड जनरलाइज्ड है, जनरल है, सभी के लिए एप्लीकेबल है, उसको हम पेरेंट क्लास में मूव कर रहे हैं, और जो कोड स्पेशलाइज्ड है, यदि बहुत स्पेसिफिक है, ट्रायंगल क्लास के लिए स्पेसिफिक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्लास के लिए स्पेसिफिक है, उसको हम कहाँ मूव कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास में मूव कर रहे हैं। तो हमेशा पेरेंट क्लास को जनरलाइजेशन भी कहते हैं और चाइल्ड क्लास को स्पेशलाइजेशन भी कहते हैं। सेंस बना रहा है? वो जनरलाइजेशन है, ये स्पेशलाइजेशन है। इसीलिए ट्रायंगल क्लास में साइड 1, साइड 2, साइड 3 को हमने ट्रायंगल क्लास में डिफाइन करा, इक्विलेटरल में, स्केलेर में और आइसोस्केलेस में डिफाइन नहीं करा, क्योंकि यहाँ से इनहेरिट होकर के तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
वहाँ तीनों में हम अलग अलग लिखेंगे तो कोड का डुप्लीकेशन होगा। हमें कोड को डुप्लीकेट नहीं करना है। कोड की डुप्लीकेशन से क्या नुकसान है? एम्बिग्युइटी एरर कैसे आएगी? नहीं बेटा, डुप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ ना मैं, डुप्लीकेशन पे अभी स्पेसिफिक हूँ मैं। तो इसका रीज़न क्या है कि मान लो ये साइड 1, साइड 2, साइड 3 यहाँ ना होकर के यहाँ नहीं होते, और आपके इक्वेटोरियल ट्रायंगल, स्क्लेरल ट्रायंगल और सेल्फ ट्रायंगल में होते, राइट? तो फिर ये जो कंस्ट्रक्टर में मैंने लॉजिक लिखी है, जो लिखता मैं यहाँ पे, जो मैं आपसे कह रहा हूँ लिखने को, हेरोन्स फार्मूले वाली, जिसमें पहले मैं ये चेक करूँगा कि ट्रायंगल है भी कि नहीं है, उसके बाद जाऊँगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि नहीं है, तो ये भी हमें उधर मूव करनी पड़ेगी, है ना? तो ये कोड भी डुप्लीकेट होगा, ज़्यादा बार उधर डुप्लीकेट हो रहा है। अच्छा, डुप्लीकेट होने में प्रॉब्लम क्या है कि कल को मुझे उस कोड की लॉजिक चेंज करनी है, तो मुझे 3 प्लेस पे जाके चेंज करनी पड़ेगी। तो पॉइंट ऑफ चेंज जितना डुप्लीकेशन होगा उतना होगा। अभी यहाँ मौजूद है तो सारा पॉइंट ऑफ चेंज कहाँ है? वन प्लेस पर कॉन्सेंट्रेटेड है। तो कोड डुप्लीकेशन अवॉइड करने का पर्पस क्या होता है? कोई आपसे पूछे कभी तो आप कहेंगे कोड डुप्लीकेशन न करने से कोड में जो हम रिफैक्टरिंग करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है, उसका पॉइंट ऑफ चेंज सिंगल रहता है, या अगर सिंगल ना रहे तो एटलीस्ट मिनिमल रहता है। ठीक है, क्लियर है? अब जो हम बातें कर रहे हैं ना, ये हम अच्छी कोडिंग प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको अच्छे समझना है, इन चीज़ों को। ठीक है, कोड डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, पेरेंट क्लास में कॉमन कोड जाना चाहिए, ये सब लोग बता देंगे। क्यों होना चाहिए, इसके पीछे की रीजनिंग शायद हर स्टूडेंट ना बता पाए, तो एज आपको ऐसे ही मिलेगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि जावा के लिए बता रहा हूँ मैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप काम करें जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सब जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, आपसे किसी भी बारे में इंटरव्यू हो रहा है, आप ये चीज़ें, ये प्रिंसिपल चेंज नहीं होंगे। ये प्रिंसिपल ऐसे हैं जैसे साइंस होती है। साइंस और टेक्नोलॉजी में फ़र्क क्या है? टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेगी। साइंस के जो प्रिंसिपल हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, काफ़ी टाइम तक रहते हैं, है ना? कोई थ्योरम है या कोई ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, न्यूटन्स का लॉ है, ठीक है, वो एग्जिस्ट करेगा। उस पर टेक्नोलॉजीज आएंगी, वो अपनी अपनी तरह उसको यूटिलाइज करेंगी। टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज होती रहेगी, ठीक है, लेकिन जो साइंस है वो चीज़ चेंज नहीं होता। तो ये साइंस की तरह है, जो फंडामेंटल है गाइडलाइंस, वो साइंस की तरह है। ठीक है, क्लियर है? क्या रोके इस पर? एक दिन के लिए तो हो गया होगा काफ़ी, डाइजेस्ट हो जाएगा या आगे बढ़े? हैं, बढ़े? देखो, वो तो मैं भी समझता हूँ कि डाइजेस्ट करना थोड़ा सा टाइम लगता है, चलो